कौशल जो इन्फोर्समेंट स्किल होती है उसमें कुछ कंपोनेंट्स हम यूज़ करते हैं जिनकी सहायता से हम प्रेजेंटेशन करके प्रैक्टिस करते हैं स्किल होने के लिए, है ना। जैसे कि हम पुनर्बलन स्किल पढ़ रहे हैं, मतलब कि हम बच्चों को जो भी कार्य देते हैं या बच्चों से जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उनका हमको अगर सही उत्तर मिलता है तो हम तो गुड वेरी गुड कहेंगे ही। अगर उसको गलत उत्तर भी मिल रहा है तो भी हमें उसे किस प्रकार से टैकल करना है, तो उसके लिए बहुत सारे कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनको यूज़ करके हम बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हैं और उन्हें पुनर्बलन देने की कोशिश करते हैं। तो पहला देखिए, शाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन। ठीक है, पॉजिटिव वर्बल रिइंफोर्समेंट। इसमें क्या ये हम आगे देखेंगे, हम सिर्फ अभी नाम देख लेते हैं क्या क्या है। अशाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन, पॉजिटिव नॉन वर्बल। शाब्दिक ऋणात्मक नेगेटिव वर्बल, अशाब्दिक ऋणात्मक नेगेटिव नॉन वर्बल। अतिरिक्त शाब्दिक पुनर्बलन एक्स्ट्रा वर्बल रिइंफोर्समेंट। छात्रों के उत्तरों को दोहराना एवं उनकी पुनर्संरचना करना। ठीक है, तो रिपीटिंग एंड रिफ्रेशिंग पीपल्स रिस्पॉन्स। छात्रों के उत्तर को श्यामपट्ट पर लिखना। राइटिंग पीपल्स आंसर ऑन ब्लैक बोर्ड। इस प्रकार से 7 स्किल के जो कंपोनेंट है वो 7 हैं। अब हम एक एक करके इनको देखते हैं कि इसमें क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि शाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन क्या है। पॉजिटिव वर्बल रिइंफोर्समेंट, इसमें क्या होता है कि जब भी आपको अगर हम बच्चे से कोई क्वेश्चन कर रहे हैं टीचर, तो बच्चा उसके बदले में आंसर देता है क्लास के अंदर, है ना। तो बच्चे ने जो भी आंसर दिया है तो शिक्षक उसको अगर सोचते हैं कि हाँ ये सही आंसर दिया है तो आप उन्हें शाबाशी देते हैं। शाबाशी देने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि हमने कहा कि शाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन। धनात्मक और ऋणात्मक तो आप समझ ही गए हैं कि धनात्मक क्या और ऋणात्मक क्या। तो शाब्दिक धनात्मक मतलब कि पॉजिटिव वर्बल मतलब होता है कि जब आप शब्दों के द्वारा किसी को मोटिवेट कर रहे हो, जैसे कि आपने बोला बहुत अच्छा, अच्छी बात है, बहुत अच्छे तरह से आपने आंसर दिया, है ना, गुड, वेरी गुड, है ना। और बहुत ही अच्छा, अगर बहुत कठिन कोई क्वेश्चन है उसका आंसर दे देते हैं, एक्सीलेंट भी बोल सकते हैं आप कभी कभी। तो इस तरह से जो शब्द यूज़ आप करते हैं उनको आप बोलते हैं पॉजिटिव वर्बल, क्योंकि आप शब्दों के द्वारा बोल रहे हैं, है ना। अपनी जो अभिव्यक्ति है वो शब्दों के द्वारा दे रहे हैं, इसलिए शाब्दिक हो गया। ठीक है, छात्र इससे क्या करता है, प्रशंसा पाकर भविष्य में जो भी कार्य करता है उसके लिए वो प्रेरित हो जाता है, अभिप्रेरित हो जाता है ना। और आगे जो भी उसको व्यवहार करना है उसमें वो बहुत अच्छे से रुचि लेकर के कार्य करता है। तो इसलिए हमको शाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन की इसमें प्रैक्टिस करना है, जिसमें आप कोई भी क्वेश्चन करोगे, बच्चा आंसर देगा तो उसका आपको रिस्पॉन्स पॉजिटिव बोल करके अच्छा, बहुत अच्छा, सुंदर, गुड, वेरी गुड, इस तरह से आपको देना है। सेकंड है आपका अशाब्दिक, मतलब कि हमको बोल कर नहीं करना है। पॉजिटिव नॉन वर्बल मतलब कि अशाब्दिक, बोल करके नहीं करना है, हमको कुछ और एक्टिविटी करके उसको रिस्पॉन्स देना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें उदाहरण देखेंगे इसके बारे में, जैसे कि सिर हिलाना, मुस्कुराना, प्रशंसा से आंखें हिलाना, भुएं चढ़ाना। मतलब कि जैसे आप लोग व्हाट्सएप पे या इंस्टा पे या जो भी आपके सोशल नेटवर्क है उन पे क्या बोलते हैं इनको, इमोजी यूज़ करते हो ना। तो इमोजी कई तरह के होते हैं ना, हंसने वाले, रोने वाले, भुएं चढ़ाने वाले, चिढ़ाने वाले, है ना। तो इसी तरह के आपको भी पोस्चर्स, जेस्चर्स बनाने हैं अपने। जैसे कि शाब्दिक में तो हमने बोल दिया गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, है ना, वर्बली बोल दिया। लेकिन अशाब्दिक में क्या करेंगे आप, सिर्फ सिर हिलाएंगे, स्वीकृति में हाँ करेंगे, मतलब कि या सिर्फ जैसे सिर हिलाते हैं ना, हाँ में सिर हिलाते हैं, है ना।
आंखें हिलाएंगे, प्रशंसा से बच्चे की तरफ देखेंगे, मुस्कुराएंगे, ठीक है, भौहें चढ़ाएंगे प्रसन्नता वाली। तो इस तरह से जो भी आप एक्टिविटी करके बच्चों को सही रिस्पांस देने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार की भी हमको प्रैक्टिस करनी रहती है इसके अंदर। जैसे कि आप उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण में क्या है, ठोस द्रव और ठोस व द्रव में क्या अंतर है। शिक्षक ने क्वेश्चन किया तो अब बच्चा आंसर दे रहा है, ठोस स्थान कम गिरते हैं जबकि द्रव अधिक, है ना। शिक्षक फिर सिर हिलाता है। ये तो क्या हो गया, ओनली सिर हिलाया उन्होंने, गुड वेरी गुड कुछ नहीं कहा, है ना। हाँ में सिर हिलाया तो उसको क्या बोलेंगे हम, अशाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन। ऐसे ही एक और देख लेते हैं क्वेश्चन, गैस सबसे अधिक स्थान क्यों घेरती है। और फिर बच्चा आंसर देता है तो टीचर क्या करेगा, शिक्षक उसके उत्तर को सुनता है और मुस्कुराता है। तो ये भी क्या हो गया, अशाब्दिक पुनर्बलन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट पर जाते हैं। अब हम देखेंगे ऋणात्मक वाले, है ना। पहले हमने क्या देखा था, शाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन, है ना। अशाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन देख लिए, दोनों देख लिए, है ना, शाब्दिक और अशाब्दिक धनात्मक वाले। अब हम देखेंगे शाब्दिक और अशाब्दिक ऋणात्मक वाले, क्योंकि ऋणात्मक वाले वैसे तो देना नहीं चाहिए रहते, लेकिन हमको अगर बच्चा गलत आंसर दे रहा है तो किस तरह से उसको टैकल करना है ना, तो उसको किस तरह से आगे ले जाना है। तो उसके लिए हम ये वाला यूज़ करते हैं कंपोनेंट। ठीक है, देखिए आप, जैसे कि जब भी हम सही उत्तर नहीं मिल पाता है तो हम कुछ गलत चीज़ें यूज़ कर लेते हैं। कैसे बोल देते हैं, जैसे कि नहीं आपका उत्तर गलत है, या आप सही ढंग से नहीं पढ़ते हैं, बेवकूफ़ है क्या, बकवास बंद करो। इस टाइप से जो नेगेटिव है, मैंने अभी बताया था आपको नेगेटिव पुनर्बलन क्या होता है। तो इस तरह से अगर हम बोलेंगे तो बच्चा क्या करेगा, डर जाएगा, आगे से आंसर भी नहीं देगा, और उसके अंदर कोई डाउट होगा तो वो पूछ भी नहीं पाएगा। इसके लिए क्या करते हैं कि उससे बच्चों की मनोवृत्ति भी बुरी हो जाती है ना। तो इसके लिए हमको इसको किस तरह से देना है, इसके उदाहरण थोड़े से देख लीजिए। ठीक है, शिक्षक ने कहा कि आपने जो भी पढ़ा था उसका आकार जो भी है द्रव का, वो आकार ऐसा क्यों है। तो बच्चे कोई उत्तर नहीं दे रहे। तो शिक्षक क्या कह रहा है, ये ठीक बात नहीं है, आपने जो भी कल पढ़ा आपने उसको बता नहीं सकते हो क्या। तो ये क्या हो गया, शाब्दिक ऋणात्मक पुनर्बलन, है ना। वैसे इसका यूज़ नहीं करना है हमको, लेकिन अगर आपको क्लास के अंदर इन चीज़ों का इस्तेमाल कोई दूसरा टीचर करता है तो आपको उसको ऑब्ज़र्व करना है कि इस तरह से हम आगे बताएंगे आपको कि टेली किस तरह से लगाई जाती है इसमें। अगर आप किसी और को ऑब्ज़र्व करेंगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे इस स्किल की, तो आपके पीयर्स ग्रुप वाले बच्चे इसको देखेंगे और आपको फीडबैक देंगे। तो अगर आपने ये गलत ऋणात्मक पुनर्बलन का उपयोग किया तो आपको वो इस प्रकार का फीडबैक देंगे कि आपने ये वाला जो इस्तेमाल किया ये गलत था। तो वो आपको टोकेंगे बाद में, एक आपकी जो प्रैक्टिस होगी उसमें। ठीक है, तो इस तरह से आपको यूज़ नहीं करना है वैसे इसको, NBR को। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी बोल सकते हैं, NVR, है ना। ये जो N है इसका नेगेटिव का N ले लिया, वर्बल का V ले लिया और इन्फोर्समेंट का R ले लिया। इस प्रकार से आप इसका शॉर्ट फॉर्म भी बना सकते हैं। इंग्लिश में इजी होता है शॉर्ट फॉर्म, तो वो जल्दी आपको याद भी हो जाएंगे, और जब आप इसके लेसन बनाएंगे माइक्रो टीचिंग के तो वो आपके लिए ईजीएस्ट रहेंगे। चलिए, तो ये समझ में आया कि शाब्दिक ऋणात्मक पुनर्बलन क्या होता है। कि आपको ऐसे बच्चों को, अगर बच्चा आंसर नहीं दे रहा तो आपको उसको ऐसे नहीं बोलना है। अगर कोई टीचर बोलता है तो वो गलत ऋणात्मक में जाता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है,
अशाब्दिक ऋणात्मक पुनर्बलन, नेगेटिव नॉन वर्बल रेनफोर्समेंट। इसमें क्या होता है कि जैसे हमने बोला था कि शाब्दिक में हमने बोला गुड, वेरी गुड, धनात्मक में, है ना। और अशाब्दिक में क्या बोला था, सिर हिलाया था, स्वीकृति में, है ना, मुस्कुराया था, भुएं चढ़ाई थी, मतलब पॉजिटिव वे में आपने केवल अपने बॉडी लैंग्वेज का यूज़ किया था, है ना, बोला कुछ नहीं था। लेकिन इसमें क्या ऋणात्मक वाली बात हम कर रहे हैं, तो गलत रिस्पॉन्स कैसे हो सकते हैं वो भी इसके अंदर बताया गया है। जैसे कि इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि यह अशाब्दिक है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे कि इसमें एक उदाहरण दिया है कि जैसे आपके घर में मेहमान आते हैं तो मिठाई रखी रहती है प्लेट में, है ना, और आपकी इच्छा होती है, छोटा बच्चा जो रहता है घर में, उनकी इच्छा होती है कि हम उसको उठा के खा लें, तो वो बार बार मिठाई उठाता है। तो उसकी जो छोटे बच्चे की जो माँ होती है वो क्या करती है, मेहमानों के सामने डांट तो नहीं सकती है, लेकिन वो इस तरह से अपने जेस्चर बनाती है फेस के कि बच्चा मतलब आंखें देख के, माँ की आंखें देख के, डरावनी आंखें देख के बच्चा डर जाता है और मिठाई वापस रख देता है ना, इस तरह से। तो इस तरह से आपको, जैसे आप टीचर हो तो आपने क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिला सही, है ना, कभी कभी बच्चे या तो बोलते नहीं हैं, ब्लैंक हो जाते हैं, या फिर बोलते हैं टूटा फूटा तो गलत बोलते हैं, गलत आंसर रहता है। तो आपको क्या करना है, उसको डांटना नहीं है, ना ही उसको चिढ़ के देखना है। आपको क्या करना है इसमें, जैसे कि इस वाला जो इसका भी यूज़ नहीं करना चाहिए। हम ये नेगेटिव वाले इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप इसकी जब प्रैक्टिस करोगे तो आपके पीयर ग्रुप वाले आपको ये सजेस्ट करेंगे कि इस तरह की चीज़ आपको नहीं करना है ना। लेकिन कभी कभी होता है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो अभी, तो आपकी आदत रहती कि नहीं ये आंसर गलत है आपका, ऐसा बोल देते हो आप लोग। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आपको इस तरह की चीज़ें नहीं करनी। क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, गुस्से से छात्रों की ओर नहीं देखनी है ना, और क्या क्या नहीं करना है, गुर्राना नहीं है, आंखें नहीं तैरानी है ना, पैर पटक के गुस्से से उसकी तरफ देखना नहीं है, आँखों में आंखें लाल नहीं करनी है, नकारात्मक गर्दन से रूप से गर्दन जो हिलाते हैं आप, नेगेटिव वाली गर्दन, है ना, वैसी भी नहीं हिलानी है। तो ये सारी चीज़ें जो इसमें बताई गई हैं वो सारे काम आपको नहीं करना है क्योंकि ये नेगेटिव है। हमको हमेशा बच्चों को क्या करना है, पॉजिटिव रिस्पांस ही देना है। जब आप प्रेजेंटेशन करोगे इसका तो पॉजिटिव वे में ही करोगे सारे। अगर गलत उत्तर आ रहा है तो आपको उसको किस तरह से टैकल करना है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। जैसे कि धनात्मक में बताया था ना, उस तरह से कि अगर आप बच्चे को आंसर नहीं आ रहा है तो आप उसको किस तरह से बोलेंगे कि ठीक है, कोशिश करो, आ जाएगा, है ना। इस तरह से आपको आगे बढ़ाना है बच्चों को, ना कि ये ऐसे शब्द का बोल करके। जैसे इसमें उदाहरण दिया हुआ है कि गैस और द्रव में क्या अंतर है, तो बच्चे अधूरे आंसर दे रहे हैं ना, तो टीचर क्या कर रहा है, नकारात्मक रूप से सिर हिला रहा है, जबकि नहीं हिलाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, इसका भी उपयोग आपको नहीं करना है। किन किन चीज़ों को, ऋणात्मक वाले जितने भी नेगेटिव वाले हैं उनका यूज़ आपको नहीं करना है, ना क्लास में करना है ना प्रेजेंटेशन के समय करना है, ठीक है। ये वही इसका उदाहरण है। अब नेक्स्ट है छात्रों के उत्तर को दोहराना, पुनर्संरचना करना। ये एक थोड़ी सी नई चीज़ है, रिपीटिंग एंड रिफ्रेशिंग पीपल रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है कि रिपीट का मतलब क्या है, आप किसी भी उत्तर को दोहरा रहे हो ना, छात्रों के उत्तर को दोहरा रहे हो, मतलब कि जैसे आपने कोई क्वेश्चन बच्चे से पूछा, उसने उत्तर दिया कि मतलब टूटा फूटा कोई उत्तर दिया, है ना, पूरा ठीक तरह से बोल नहीं पा रहा, लेकिन बोल रहा है वो सही,
है ना। ऐसा नहीं कि गलत बोल रहा है वो सही उत्तर सही दे रहा है, लेकिन वो बहुत अटक अटक के बोल रहा है और फिर रुक जाता है। तो फिर आपको क्या करना है, नेगेटिव तो देना नहीं है, तो क्या करोगे आप उसको रिपीट करोगे। जो भी उसने आंसर दिया टूटा फूटा आप उसको रिपीट करोगे और रिफ़्रेश करोगे, मतलब जो टूटा फूटा है उसको संरचित करोगे, फिर से अच्छे से बोलोगे, तरीके से उसको सिस्टमेटिक मतलब वे में आंसर जो होता है उसकी संरचना होती है आंसर देने की या क्वेश्चन करने की, है ना। हर चीज़ का एक सिस्टम होता है बोलने का। तो वो चीज़ आप उसको करोगे और रिपीट करोगे, ताकि पूरा जो क्लास है, जो जिन बच्चों को डाउट है, तो वो सब भी सुन करके उस चीज़ को अच्छे से समझ लें कि हाँ, इसका सही उत्तर जैसे मैडम कह रही है हमें वैसे ही उत्तर देना चाहिए। तो इसलिए हमने ऐसे क्वेश्चन कुछ होते हैं जो बच्चे अटक अटक के जिसका आंसर देते हैं या पूरे तरह से आंसर नहीं दे पाते, बीच में रुक जाते हैं, तो ऐसी चीज़ों के लिए आपको ये वाले कंपोनेंट को यूज़ करना चाहिए, जिससे कि बच्चे अच्छी तरह से उसका उत्तर समझ सकें और क्लास के सभी बच्चे समझ सकें। पुनर्रचना करने के कारण क्लास के सभी बच्चे समझ जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट घटक क्या है। छात्रों के उत्तर को श्याम पट पर लिखना। राइटिंग पीपल्स आंसर ऑन ब्लैक बोर्ड, मतलब कि इसको WPABB भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में अगर इसको करो तो। ठीक है, और जो भी बच्चा कोई आंसर दे रहा है वो राइट आंसर है, तो आपको राइट आंसर को कोई इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है ना जिनको हमें ब्लैक बोर्ड पर लिखना होता है। ठीक है, तो उनको ही आपको लिखना है, सारे उत्तर को ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। जो ब्लैक बोर्ड पर वही चीज़ लिखें जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जैसे कि किसी का सन है, मतलब ईयर है, किसी की बर्थ डेट नहीं, कोई भी डेट है ना, कोई युद्ध होता है उसकी डेट है, या हमारे कोई त्यौहार है उसकी डेट है, ये जो भी कार्यक्रम, जो भी कंडीशन या संविधान लागू हुआ तो उसकी डेट है। तो इस तरह की जो भी डेट होती हैं, इसके डेट के अलावा जो किसी का महत्वपूर्ण कोई नाम है जिसको हाईलाइट करना ज़रूरी है, सारे क्लास के बच्चों को नाम याद होना चाहिए उनका, तो आप उसके पर्टिकुलर नाम भी उसमें लिख सकते हो ब्लैक बोर्ड पे उस आंसर पर, है ना। जो बच्चे ने सही उत्तर दिया है ना, उसी उत्तर को आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखना है जा कर के, या आप बच्चों से भी लिखवा सकते हो। अब ऑनलाइन क्लासेस है तो अब बच्चे तो आपके पास आ नहीं सकते, इसलिए आप स्वयं ही इसको जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो लिखेंगे ब्लैक बोर्ड पर, है ना। तो क्या ध्यान रखना है, एक तो डेट लिख सकते हो, किसी का नाम लिख सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इक्वेशन है जैसे कि मैथ्स में या फिज़िक्स में होती है ना, कोई सूत्र वगैरह होते हैं ना, समीकरण वगैरह होते हैं, तो उसको भी आप अगर पूछ रहे हो, बच्चा सही आंसर दे रहा है, समीकरण बता रहा है, तो आप उसको ब्लैक बोर्ड पर जाके लिख दो। इस प्रकार से बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चा सही आंसर दे रहा है और जो सभी बच्चों को बताना ज़रूरी होता है, तो उसको हम ब्लैक बोर्ड पर भी लिख सकते हैं। इसमें क्या अंतर है, रिपीटिंग रिफ्रेशिंग में क्या करते हैं हम, टूटा फूटा जो आंसर देता है उसी को हम दोहराते हैं और फिर से पूरी क्लास में बोलते हैं, वो वर्बली हो जाएगा। और अगर बच्चा कोई आंसर दे तो ये छोटा आंसर होता है जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है ना। रिपीटिंग और रिफ्रेशिंग में क्या होता है, बड़ा आंसर रहता है। जब भी कोई ऐसा सवाल है जिसका आंसर थोड़ा लेंदी हो रहा है, तो वो बच्चा अटक अटक के बोल रहा है, पूरा नहीं बोल पा रहा है, तो आपको रिफ्रेशिंग और इसका इस्तेमाल करना है। लेकिन जब कोई छोटा सा आंसर है, एक शब्द में उत्तर टाइप का जो आंसर है, तो उसको और सही आंसर दे रहा है बच्चा, तो सही आंसर को ही आपको ब्लैक बोर्ड पर वैसे का वैसा एज इट इज़ जैसा उसने बोला वैसा लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये कंपोनेंट्स यूज़ करने हैं। अब इसमें क्या क्या सावधानियाँ आपको रखनी है। सबसे पहले तो देखिए कि आपको पुनर्बलन का बार बार प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे प्रभाव नष्ट हो जाता है। लेकिन जब हम स्किल की प्रैक्टिस करेंगे तो हमें उसका ही प्रैक्टिस करने के लिए तो हमें करना ही पड़ेगा, है ना। बाकी ये एक्चुअल क्लास में अगर आप जाएंगे तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है।
सही पुनर्बलन सही अनुक्रिया पर ही देना है ना। गलत वाले क्वेश्चन पर आपको नहीं देना है। जैसे पुरस्कार है, मेडल वगैरह, इन सब का अनावश्यक उपयोग नहीं करना। जैसे आप कई बार कहते हैं ना कि ये बच्चे ये वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे करके बताओ, या फिर आप होमवर्क में ये वाला क्वेश्चन अगर करके लाए तो मैं उसको टॉफ़ी दूंगी ना। तो पुरस्कार देना अच्छी बात होती है, लेकिन हर वक्त टॉफ़ी का लालच या किसी और का लालच देना भी ठीक नहीं होता। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। हम आगे मैं आपको एक लेसन बता रही हूँ, आपको किस तरह से इसका लेसन बनाना है ना। अभी हमने परिभाषा देख ली इसकी, पुनर्बलन क्या होता है, इसके प्रकार देख लिए। 2 टाइप के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, है ना। शाब्दिक धनात्मक और अशाब्दिक धनात्मक, और इसके भी विपरीत हो जाएगा शाब्दिक ऋणात्मक और अशाब्दिक ऋणात्मक। तो ये 4 तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। एक है अतिरिक्त शाब्दिक पुनर्बलन। इसमें हाँ, ये चीज़ ये वाला शायद छूट गया है मुझसे, इसमें है नहीं PDF में। मैं आपको बता देती हूँ, ये पाँचवा वाला ये वाला ना, अतिरिक्त शाब्दिक पुनर्बलन, एक्स्ट्रा वर्बल रेनफोर्समेंट। इसमें क्या होता है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे, बच्चा आंसर दे रहा, तो आपको क्या करना है, वो भी कोई लंबा आंसर है ना। जैसे रिपीटिंग रिफ्रेशिंग में हम जो क्वेश्चन करेंगे वो लंबे आंसर पे ही हम उस घटक का उपयोग करेंगे। और इसी प्रकार ये जो अतिरिक्त शाब्दिक पुनर्बलन है, इसका भी हम प्रयोग ऐसे ही क्वेश्चन पे करेंगे जिनके आंसर लंबे लंबे आते हों। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जैसे कि बच्चे ने आंसर दिया कि जैसे आपने किसी प्रकार को पूछा कि इसके कितने प्रकार है बताइए, तो बच्चे नाम बता रहे हैं एक एक करके, है ना। सोच सोच के बताते रहते हैं ना बच्चे कि ये है मैडम, ये है। तो आपको बीच में क्या क्या करना है, जैसे आप शाब्दिक में बोलते हो कि हाँ अच्छा, है ना। इस प्रकार से आपको इसमें एक्स्ट्रा वर्बल मतलब कि बोलते भी जाना है और एक्स्ट्रा भी बोलना है, मतलब कि हाँ नहीं, हम ऐसे करते हैं ना, नॉन वर्बली भी बोल सकते हो, इस तरह से हम करते हैं ना, कभी बिना बोले भी हूँ करते हैं, और हाँ भी कर सकते हैं। तो ठीक है, तो वर्बली और नॉन वर्बली दोनों ले सकते हो। तो इसमें क्या होता है, हाँ और बताइए, ठीक है और बताइए, इस तरह से आप मतलब बीच में बोलते जाइए। जैसे बच्चा बता रहा है, प्रकार बता रहा है एक एक करके, तो आप हर एक प्रकार जो भी वो बता रहा है, बोल रहा है, उसके साथ साथ आपको भी बोलते जाना है। हाँ और बताओ, हाँ सही और बताओ, इस तरह से आपको बोलना है। और लास्ट में फिर आपको पहला वाला जो शाब्दिक वाला है उसको भी यूज़ कर सकते हो। मतलब ये जो PVR है और ये जो ER है, ये दोनों आप एक साथ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, PVR जनरली और भी चीज़ों में यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो आपने कोई क्वेश्चन किया तो RNR में जब हम कहते हैं कि रिपीटिंग और रिफ्रेशिंग वाला जो क्वेश्चन है तो बहुत बड़ा है, तो आपने उसको रिपीट किया। ठीक है, उसमें आपको PVR नहीं लगाना, क्योंकि आपने उसको पूरा किया ना, बच्चे ने तो पूरा आंसर दिया नहीं था। इसलिए जनरली क्या होता है, ER और PVR एक साथ लग सकते हैं। पहले ER कर लो कि बच्चा हाँ और बताओ आप बोलते जाओगे, फिर बच्चे का आंसर पूरा ख़त्म, उसने जितने भी प्रकार थे सारे बता दिए, तो लास्ट में क्या बोलोगे आप, PVR करके, मतलब गुड, वेरी गुड बोलोगे उसको, है ना। तो ER और PVR दोनों एक साथ यूज़ कर सकते हो। मैं आपको एक उदाहरण द्वारा बता देती हूँ। हम लेसन देखते हैं इसका। ठीक है, ये देखिए एक एग्जांपल है लेसन। इसको किस तरह से बनाना है, इस पे 3 कॉलम बनेंगे, शिक्षक व्यवहार,
विद्यार्थी व्यवहार और डेली। शिक्षक व्यवहार, विद्यार्थी व्यवहार और घटक, ये 3 आपके कॉलम बनेंगे। इसके बाद ये जो भी ऊपर लिखा हुआ ये इन्फॉर्मेशन तो आप लिखते ही हैं, है ना। ये कक्षा 10वीं का है, विज्ञान विषय है, प्रकरण उसका परिसंचरण, ऊपर प्रकरण भी ले लिया उसने। परिसंचरण के अंतर्गत क्या है, ये रक्त समूह के बारे में। तो आपको पहले एक बिगनिंग स्टेटमेंट इसमें बोलना रहता है कि बच्चों आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चन इस रक्त समूह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आप आंसर देंगे, जिसको भी आता है वो आंसर देंगे। इस तरह से आपको बोलना है। इसके बाद ये स्टार्ट करना है, रक्त किसे कहते हैं ना। तो बच्चे ने आंसर दे दिया और फिर देते देते अटक गया। ये जो हमने डैश 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 लगाई ना यहाँ पे, वो अटक रहा है, मतलब पूरी तरह से बोल नहीं पा रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे RNR यूज़ किया, मतलब कि रिपीटिंग एंड रिफ्रेशिंग। तो बच्चा का आंसर सही तो जा रहा था लेकिन वो अटक रहा है, तो बीच में पूरा आंसर नहीं दे पाया। तो फिर टीचर वाले कॉलम में आप आंसर लिखोगे, रिपीटिंग और रिफ्रेशिंग कर रखे है ना, ये जो भी है उसका पूरा आंसर टीचर बोलेगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे RNR वाली घटक यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो उन्होंने आंसर दिया, तो ये क्या हुआ, PVR, मतलब कि उसने पॉजिटिव। हमने क्या यूज़ किया, जो भी बच्चे ने आंसर दिया तो हमने क्या बोला, वेरी गुड बोला। वेरी गुड मतलब हमने बोल के उसको कहा वेरी गुड। तो ये काय में आएगा, PVR में आएगा, क्योंकि पॉजिटिव वर्बल रिइंफोर्समेंट में आएगा। ठीक है, मतलब हमने उसको बोल करके वर्बली पॉजिटिव रिस्पांस दिया, इसलिए। तो जब भी बच्चे का सही आंसर आता है वो गुड, वेरी गुड या ऐसे कुछ बोलना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य के रक्त में कितने प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। तो उसने बता दिया 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। तो आपने कह दिया ठीक है, तो ये ठीक है भी काय में आएगा, PVR में आएगा। ठीक है, तो आप जब भी लिखो रिस्पॉन्स आपके कहाँ पे आएंगे, जो गुड वेरी गुड है टीचर वाले कॉलम में लिखना है ना। स्टूडेंट तो केवल उसका आंसर जो आप लिखोगे वही आएगा, और घटक में हमको ये लगाना है, ये जो ठीक है सीधे उसके बिल्कुल सामने ही लिखना है ना, ऊपर पहले ही नहीं लिख देना है। जब टीचर रिइंफोर्स कर रहा है ठीक है या गुड है, अच्छा, वेरी गुड, जो भी लिख रहा है उसके जस्ट सामने ही आपको कंपोनेंट लिखना है। ठीक है, आप कौन कौन से प्रोटीन पूछ लिया टीचर ने, तो उसने बताया एंटीजन, एंटीबॉडी। इसमें क्या हुआ, 2 तरह की चीज़ें हुई। सिर हिलाकर स्वीकृति दे रहा है, मतलब कि बोल नहीं रहा है, तो ये क्या हो गया, PNVR, है ना, पॉजिटिव नॉन वर्बल रिइंफोर्समेंट, मतलब कि पॉजिटिव तो है लेकिन नॉन वर्बल है, मतलब बोल नहीं रहा है। सिर हिला करके स्वीकृति दे रहे हैं टीचर। उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं जिसके लिए वेरी गुड बोला जाए, है ना। तो उसने बता दिए 2 चीज़ होती हैं, तो टीचर ने ओनली सिर हिला दिया, इसमें बोला कुछ नहीं, ओनली सिर हिलाना है, बोलना कुछ भी नहीं है। ठीक है, और आंसर तो सही दिया था उसने, इसलिए WPABB में भी इसको लिख सकते हैं ना। सही आंसर पे हमने कहा था ना कि जो भी बच्चा सही आंसर दे तो उसको आप ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे तो ज़्यादा सभी बच्चे देखेंगे तो उसका लाभ उठाएंगे। ठीक है, ये चीज़ बच्चों को मालूम होनी चाहिए। तो कुछ आपको ऐसे क्वेश्चंस बनाने हैं जिसमें ये सारे घटक आपके यूज़ हो जाए। ठीक है, कुछ सरल क्वेश्चन, कुछ बड़े लेंथी क्वेश्चन बनाने हैं, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनाने हैं जो ब्लैक बोर्ड पर लिखे जाते हैं, तो इस टाइप से। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके जो भी मैंने लेसन बताया आपको तो समझ में आ ही गया होगा। PVR, RNR का यूज़ देख लेते हैं। RNR का यूज़ तो हमने शुरू में देख ही लिया था वैसे, है ना। ब्लैक बोर्ड का भी इसमें बता ही दिया है। हाँ,
ABC का यूज़ नहीं बताया अभी, वो देख लेते हैं। ABC का यूज़ आपको जब करना है जबकि आपको हूँ बच्चा बोलता है ना, जैसे इसमें बताया गया है। ये जो हूँ बोल रहे हैं ना, यहाँ पर इसको काट दिया है किसी वजह से, तो आप इसका क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे ए बोल रहा है, बी बोल रहा है, ए बी बोल रहा है और ओ, तो आप ऐसे जैसे वो बोलता जाएगा तो आप हूँ करते जाओ, है ना। उसके क्वेश्चन जो भी आंसर वो दे रहा है उसके ऊपर हूँ और बताओ हाँ, इस तरह से आपको बोलते जाना है। बच्चा आंसर दे रहा है तब तक। तो आप अगर इम्पोर्टेंट है तो ब्लैक बोर्ड पर भी लिख दो, तो दोनों स्किल आपकी दोनों कंपोनेंट यूज़ हो जाएंगे, है ना। ठीक है, तो इस तरह से आपको लेसन बनाना है। अब इसका ऑब्जर्वेशन टेबल देख लेते हैं फटाफट। एक आपका बनता है स्वनिरीक्षण तालिका। ये आपको सेल्फ बनानी है। जब आपको अपने घटक कौन कौन से आपने यूज़ किए वो बनानी है ना। PVR आपके कितने यूज़ हुए, PNVR कितनी बार आपने यूज़ किया, RNR कितनी बार यूज़ किया, WAPB कितनी बार इसकी टेली लगती है, EBC कितनी बार यूज़ किया। तो ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है आपको और उसको फिर स्वनिरीक्षण तालिका में अपने ही कॉपी में आपको बनाना है। अब ऑब्जर्वेशन तालिका देख लेते हैं हम। इसमें क्या होगा, ये इस तरह से इसमें जो तालिका दी है इसको भी आप टेली लगा सकते हो। ये तो निर्धारण मापनी दी है, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप ओनली टेलीज भी लगा सकते हो, ठीक है। तो जैसे धनात्मक शाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन का प्रयोग की कितनी बार किया, जैसे हमने अभी सेल्फ में लगाई थी ना, ऐसे कितनी भी लगा सकते हो आप, है ना। जितना इसमें क्या करना है आपको, जो ये वाली जो तालिका है उसको आपको किसी दूसरे बच्चे को ऑब्जर्व करने के लिए हम ये बनाते हैं, है ना। पहली जो तालिका मैंने बताई वो स्वनिरीक्षण तालिका थी, मतलब ये वाली, है ना। तो ये वाली तालिका आपकी खुद की है कि आपने क्या क्या यूज़ किया। लेकिन ये वाली जो तालिका है ये किसके लिए है, जब आप किसी और आपके पीयर ग्रुप की किसी और टीचर का आप लेसन प्रेजेंटेशन देखोगे तो आपको ऑब्जर्व करना रहता है उसके लेसन को। तो उसका लेसन में उसने क्या क्या मतलब चीज़ें पॉजिटिव रखी या कौन सी चीज़ नेगेटिव बोली, तो वो आपको कंपोनेंट्स का ध्यान उसको रखना पड़ता है आपको। जब कोई आपका पीयर ग्रुप वाला साथी ग्रुप वाला कोई बच्चा पढ़ा रहा होगा तो आपको उसका ऑब्जर्वेशन लेना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए ये तालिका होती है। इसमें सातों पुन लिखे हुए हैं, लेकिन नेगेटिव वाले क्यों हमने यहाँ पर लिखे हैं, नेगेटिव वाले हमने इसीलिए लिखे हैं, जैसे ये है बता देती हूँ। शाब्दिक ऋणात्मक और अशाब्दिक ऋणात्मक ये इसलिए लिखे क्योंकि कभी कभी अगर आपने कोई गलत आंसर मिल गया तो टीचर की आदत होती है अचानक से नहीं ये गलत है ना। तो इस तरह से नहीं बोलना है। लेकिन जब आप खुद प्रेजेंट कर रहे हो तो खैर आप तो अपनी गलती बताओगे नहीं, है ना। लेकिन जब कोई और प्रेजेंट कर रहा होता है तो आप उसको ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। जैसे मैं एक टीचर भी होती है, ऑब्ज़र्व का आप लोगों के साथ टीचर भी रहती है, तो आप लोग अपने पीयर ग्रुप का
ऑब्जर्वेशन लेते हैं। इसमें कोई एक बच्चा पढ़ा रहा होता है और बाकी बच्चे उनके क्वेश्चन का आंसर देते हैं, और 2 बच्चों को हम बोल देते हैं कि आप इसको ऑब्ज़र्व करो कि ये कितने घटक यूज़ कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, तो आपको उसको देखना होता है कि उसने कौन कौन से घटक यूज़ किए। उसमें नेगेटिव भी कर सकती है वो, है ना, पॉजिटिव भी कर सकती है। तो जो जो भी इन्होंने घटक यूज़ किया उनकी आपको डेली यहाँ पर लगानी है। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ये ऑब्जर्वेशन टेबल बनाई जाती है, सेल्फ वाली और ये वाली। ये जो मैं अभी बता रही हूँ आपको, ये वाली आपको कोई और प्रेजेंट कर रहा होगा ना, उसका ऑब्जर्वेशन लेने के लिए ये वाली टेबल है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पुनर्बलन स्किल समझ में आई होगी, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसके लेसन बनाएं और प्रेजेंट करें, ताकि आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस कर के इस चीज़ में स्किल्ड हो सकें। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय।